नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जिला रियासी के प्रधान दविंदर सिंह हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितने दिन आज उनकी हड़ताल को हो चुके हैं और क्या सरकार ने उनसे कोई बातचीत की है या अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं की गई है, और क्या उनके तमाम मुद्दे हैं और कुछ आरोप इन पर भी हम लगाएंगे, उसके जवाब भी इनसे लेने की कोशिश करेंगे। दविंदर जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। सबसे पहले मैं रियासी अपडेट्स का स्वागत करता हूं और नवरात्रा महोत्सव के अंदर चल रहे पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन। मुबारकबाद तो आपने दे दी नवरात्रा फेस्टिवल की, लेकिन पानी आप नहीं दे रहे हैं। मुबारकबाद किस तरह से होगी? फिर पानी ही नहीं देंगे, कोविड-19 चल रहा है, हाथ नहीं धो पा रहे हैं अच्छे से, लोग नहा नहीं पा रहे हैं, या फिर और जो जरूरी काम है वो नहीं कर पा रहे, तो मुबारकबाद किस काम की? 22 मार्च में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अपने संबोधन में कहा था कि पूरे देश के अंदर जो एक महामारी का दौर आ रहा है, तो उसी को मद्देनज़र में रखते हुए पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व और पूरे जम्मू कश्मीर ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इसी को चलते हुए जिस तरीके से आज कोरोना महामारी ख़त्म नहीं हुई है, देश के अंदर लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि पानी सरकार का काम है पानी जनता को देना, और डेली वेजेस की मांग है कि हमें रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, उसी को मद्दे को नज़र रखते हुए आपने देखा है कि 25 तारीख से हमने जो काम छोड़ आंदोलन शुरू किया है। तो सरकार इसके ऊपर कितनी गंभीर है, इसके बारे में सभी मेरे मीडिया के साथी जानते हैं। सरकार तो गंभीर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आपसे बातचीत शायद उन्होंने अभी तक नहीं की है, लेकिन आप भी नवरात्रों को लेकर जो लोगों को पानी की ज़रूरत है या फिर कोविड-19 को लेकर, तो आप भी गंभीर नहीं हैं। आपने भी ऐसा वक्त चुना जब एक महामारी देश में छाई हुई है, रियासी में भी लगातार केसेस आ रहे हैं, उसी वक्त आप हड़ताल पर चले गए। पिछले 30 वर्षों से जो हमने और हमारे साथ जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशंस, चाहे जम्मू कश्मीर की पूर्व की सरकारें रही हैं, जिन्होंने हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, मैं आपके मीडिया के समक्ष ये बता रहा हूँ। आपने भी देखा होगा कि डेली वेजेस के साथ जम्मू कश्मीर में कितना अभद्र व्यवहार किया गया। जहाँ तक कोविड-19 का सवाल नहीं है, कोविड-19 के अंदर हमारे जो स्थायी कर्मचारी हैं वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो पिछले 25 दिनों या 26 दिनों से सोए नहीं हैं, ना ही वो दिन में बैठे हैं, ना ही रात को उन्हें नींद आई है। उनका प्रयास है कि हमें जनता को किस तरीके से हमने जनता की सेवा करनी है। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि आमतौर पे देखा जाता है कि आप जब भी प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो पीएचई डिवीज़न ऑफिस रियासी में की जाती है या फिर और किसी डिवीज़न में की जाती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पंपिंग स्टेशन क्याला में ही क्यों इकट्ठे आप लोग हो जाते हैं? क्या जो स्थायी कर्मचारी हैं वो जब पानी चलाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयास होता है, उन पर दबाव बनाया जाता है आपकी तरफ से, इसलिए वहाँ पे इकट्ठा हुआ जाता है? नहीं, हमारा पानी रोकने का कभी सवाल नहीं हुआ और ना ही कभी तोड़ फोड़ की मंशा हुई है। पंपिंग स्टेशन जो हमारा क्याला है, तो उसके ऊपर हमारा पहले दिन से ही ये विचार हुआ था कि ये हमारी जो मशीनरी जहाँ पर लगाई गई है, जहाँ पर जो हमारी पाइप लाइन लगाई गई है, उसके साथ में हमारा डीसी रियासी और एसएसपी रियासी से एक बैठक भी हुई थी। उस बैठक में हमने एक निर्णय लिया था कि कोई भी सरकारी एजेंसी के साथ, सरकारी मशीनरी के साथ तोड़फोड़ नहीं करेगा, क्योंकि कुछ उपद्रवी ये चाहते हैं कि डेली वेजर्स इस मसले को आगे आएँ। आपने देखा होगा कि आज 28 दिनों के उपरांत में मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर मेरे मीडिया के साथी या मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी साथी ये बताए कि कहीं पर तोड़फोड़ हुई, जहाँ कहीं सरकारी एजेंसी का नुकसान हुआ। तो आप वहाँ पे तोड़फोड़ ना हो इसलिए बैठे रहते हैं? हाँ, हम चौकीदार हैं। पिछले 30 वर्षों से हम फ्री ऑफ कॉस्ट चौकीदारी कर रहे हैं। जिस कार्यकर्ता को या जिस कर्मचारी को साल का 3 बार या 4 बार वेतन मिलता है, उसके लिए जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ी जिम्मेदार है। आखिर कौन वो लोग हैं जो तोड़फोड़ कर सकते हैं? कौन लोग हैं वो? हड़ताल पर आप गए हैं, कौन तोड़फोड़ करेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा जहाँ पर परिवारवाद और आतंकवाद सबसे सक्रिय भूमिका में रहा है। जहाँ तक पीएचई के अंदर सवाल रहा है, वहाँ भी परिवार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। हमारे ऑफिसर्स, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में फरवरी माह में जब हमने स्ट्राइक की थी, तो वहाँ पर क्याला स्टेशन के ऊपर तोड़फोड़ हुई थी और वहाँ पर लाखों रुपए के बिल इन लोगों ने बनवा दिए थे। कहते थे कि वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो लाखों रुपए के बिल उस समय की आप बात कर रहे हैं, इसको साबित कर पाएंगे आप? क्योंकि हमने देखा आप आरोप काफ़ी लगाते हैं, क्या उसके साक्ष्य भी आपके पास होते हैं?
देखिए, हमने पहले ही दिन एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैम रियासी से एक अनुरोध किया था और आपने देखा होगा कि 2016 से मैं हर बात पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं रियासी की मीडिया से अनुरोध करता हूँ और रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध है मेरा कि आप इसकी जांच क्यों नहीं करवाते हैं। इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। अगर देवेंद्र सिंह दोषी पाया जाता है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। आपकी बात को प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता और ना ही मीडिया, ये कहना चाह रहे हैं? ना ही तो मीडिया इसको हाईलाइट कर रही है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा कब तक होगा। जो हमारी मांग है, आपने देखा होगा कि 2016 में सितंबर माह की बात मैं आपको बता रहा हूँ और आपके ही पत्रकारिता दैनिक सवेरा में मैंने एक इंटरव्यू में कहा था साक्षात में कि सबसे अगर बड़ा घोटाला पीएचई के अंदर किया गया तो मिस्टर अशोक कुमार शर्मा ने बेसिस का घोटाला किया था, मिस्टर संजीव पुरी ने बेसिस का घोटाला किया था। हम पूछना चाहते थे कि चीफ इंजीनियर की क्या डिटेल्स रही, डीडीओ की क्या डिटेल रही है, जूनियर इंजीनियर्स की क्या डिटेल रही है और जो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर बिठाई गई है उनका जो एक निर्णायक अहम फैसले होते हैं उन्हें क्या जानकारी दी जाती है। इसके विषय के ऊपर हमारा आरोप नहीं है, ये सबसे संगीन आरोप है। ये जो संगीन आरोप आपने नाम लेकर लगाए हैं, क्या इसे साबित कर पाएंगे? कल को जांच होती है या फिर कोर्ट में साबित कर पाएंगे आप इस बात को, जो आप हर बार बोल देते हैं इस तरह से घोटाले हुए हैं? आपने देखा होगा कि मैंने डिवीज़न रियासी को दिन में 2 बजे के करीब ताला जड़ा था। मेरे संगठन ने ताला जड़ा था। 30 वर्षों के उपरांत में किसी भी कार्यकर्ता संगठन के किसी कार्यकर्ता ने ताला नहीं जड़ा। किसी संस्थान के अंदर ऐसा कभी हुआ? उसके लिए वेरिफिकेशन की बात की गई, मुझे हिरासत में लिया गया, 4 घंटे मुझे पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखा गया। हम पूछना चाहते थे कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या साबित करना चाहते थे, जो उस वक्त के एसडीपीओ साहब वहाँ पर रहे थे वो क्या साबित करना चाहते थे। दूसरे दिन आपने सरकारी दफ्तर को बंद किया था तो आपको अंदर किया गया। देखिए उसका रीज़न क्या था, क्या कारण था, कारण का पता होना चाहिए। अगर हमने डिवीजन को ताला लगाया तो संजीव पुरी जी क्या चाहते थे। आप पर कार्रवाई हो गई, लेकिन जिस कारण जो मुद्दा आप उठा रहे थे उस पर जांच नहीं बैठी, उसको दबाया गया, उसको दबाया गया। कोई भी ऑफिसर्स की जांच करवाने में हिचक कर बात करता है। हमारा अनुरोध है, हमारी मीडिया से अनुरोध है कि जिस मांग के लिए, जिस प्रश्न के लिए हम आगे आए हैं उसके बारे में निर्णायक जांच हो, उसके ऊपर निर्णायक फैसले हों और जो डेली वेजर्स एक रोजी रोटी मकान की शिक्षा की बात करता है उसके बारे में सरकार का क्या रवैया रहा है। आपको लगता है कि जो बेजिस आपके लिए आती थी उसमें बड़े स्तर पर रियासी में भी घोटाला हुआ है? देखिए, एक रियासी की बात नहीं, हर डिविजन्स के अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले मेरा दौरा माहौर के अंदर हुआ। माहौर सब डिवीज़न के अंदर वहाँ पर पूरे सरपंचस और बीडीसी के चेयरमैन्स और जहाँ वहाँ के हमारे जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं वो सभी साथी वहाँ पर रहे। वहाँ पर लोगों की एक ही मांग थी कि हमारा जो बेजेस का इशू है वो हमें बेजेस नहीं मिल रही है, वो हमें बेजेस नहीं मिल रही है। बेजेस भाई उनको क्यों नहीं मिल रही है? डिवीजन दरबारी के लोगों की बेजेस क्यों काटी गई? कितने महीने की पेंडिंग? आप 72 महीने की, 72 महीने की बेजेस बाकी। अगर किसी हम एडमिनिस्ट्रेशन हम बात करते हैं, हम डीसी मैम से बात करेंगे तो डीसी मैम को जब बताएंगे मैम हमारा 72 महीने की बेजेस बाकी है तो उन्हें शायद ये लगेगा कि देवेंद्र सिंह जी जो बात कर रहे हैं ये बात ठीक नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि अगर डिवीज़न दरबारी की 72 महीने की तनख्वाह बाकी हो गई, उधमपुर डिवीज़न के अंदर 618 आदमी अनपेड हो गए, डिवीज़न रियासी के अंदर जो लोग घरों में बैठकर पैसे ले रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि वह कौन से खजाने से आते हैं और डीडीओ रियासी अशोक कुमार गुप्ता जी इसका जवाब दें। जो प्रेजेंट आज बैठे हैं, हम जानना चाहते हैं वो क्यों नहीं जवाबदेही करते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। क्यों आखिर जांच नहीं बैठती? जो एलजी हैं, भाजपा के नेता हैं, क्या मांग करेंगे उनसे? देखिए, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे भारत के अंदर 2014 में जो क्रांति आई और श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को जब जीत कर संसद में पहले ही दिन गए तो पहले दिन उन्होंने संसद को चूमा था और माथा टेका था। हमारा आपसे मीडिया से अनुरोध है कि जो देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी ताकत दिखाई है और अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए जो प्रतिभा निभाई है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो जहां एडमिनिस्ट्रेशन बिठाई गई है वो उसको कदापि भी पूरी
अमली जामा पहचाने में नाकाम रही है। अभी तक मतलब कि नाकाम जो रही है। प्रधानमंत्री हैं जिनके सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ की सत्ता चल रही है वो नाकाम रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिठाए गए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा के नेता 25 विधायक हमने जीत कर दिए जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी सरकार बनाई, पीडीपी के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाई। किस लिए बनाई थी? जनता के काम के लिए, जनता की बात के लिए। तो हुआ क्या, पीएचई के अंदर बायोमेट्रिक ऑनलाइन किया गया और 57,402 आदमी, हमारे अजय नंदा जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्लानिंग के मंत्री थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। आज अजय नंदा जी का स्टेटमेंट आता है कि भाई 1,05,000 आदमी हो गए। हम पूछना चाहते हैं कि भाजपा वालों ने कितने लोग लगाए? इसका अर्थ है कि 1 लाख आदमी भाजपा वालों ने लगा दिए जम्मू कश्मीर के अंदर। इसका वेरीफाई होना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के हमारे जो मुख्य सचिव साहब हैं BR सुब्रमण्यम जी, उनका एक स्टेटमेंट आता है, वहाँ पर हमारे LG साहब वहाँ पर बैठे हैं, कह रहे हैं भाई ये लोग इलीगल लगाए गए हैं। हम जानना चाहते हैं भाई इलीगल क्या होता है? जो 30 वर्षों से काम कर रहा है, आज आप उसको इलीगल बोल रहे हैं। श्यामलाल शर्मा जी हमारे पूर्व के कांग्रेस के साथी रहे हैं, कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। हमारे कुलदीप राज दुबे जी NC को छोड़कर भाजपा में आ गए। हम पूछना चाहते हैं ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आप साबित करना चाहते हैं तो जो डेली वेजेस के हक हकूक़ की बात है, जो डेली वेजेस को लूटा गया है, जो डेली वेजेस को तोड़ा गया है, आप उसके ऊपर बात रखिए। हमने देखा है कि जब भी आपके इंटरव्यू होते हैं, जब भी मीडिया बाइट आप जारी करते हैं, तो भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं आप दिखते हैं, पुरानी सरकारों को कोसते हुए दिखते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार, जिस सरकार में आप हड़ताल पर हैं, उस सरकार के खिलाफ बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं आप, ये हमने अक्सर देखा है। नहीं, देवेंद्र सिंह तो ना कभी हिचका है और ना कभी हिचकनी हमेशा रखते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर देश के प्रधानमंत्री 20 घंटे या 18 घंटे काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, और जम्मू कश्मीर तो साफ तौर पे अगर प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तो है ना। यहाँ पे अगर कुछ भी घोटाला हो रहा है, जैसा आपने कहा कि आपकी बेजिस में भी घोटाला हो रहा है और भी प्रशासन जो है काम नहीं कर रहा है, ये आप ही का कहना है, PHE डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो जिम्मेवारी किसकी है? सरकार किसकी है केंद्र में? और केंद्र के जरिए यहाँ की सत्ता चल रही है, तो आप उनको दोषी नहीं ठहराते, बल्कि पुरानी सरकारों की लगातार उन्हीं को दोषी ठहराते हैं, जबकि दोषी सभी होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने पहले ही कह दिया है, आप जितनी बातें भी हमें पूछिए, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो उत्साह जम्मू कश्मीर के प्रदेश के लिए दिखाया है, 80,000 करोड़ का पैकेज, हम पूछना चाहते हैं जम्मू की कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो 80,000 रुपये के साथ जम्मू कश्मीर नया बस जाता था, पूरा का पूरा नया बस जाता था। पैसे दिए गए, लेकिन उसे सही से सरकार यहाँ पे लगा नहीं पाई। लोगों के जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई उन पैसों से। यही कहना चाह रहे हैं ना, आपकी सरकार ने दिया, लेकिन सरकार नाकाम रही उसे लोगों तक पहुँचाने में। जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं PHE विभाग के अंदर कार्य करता हूँ और एक प्रमुख कार्यकर्ता होने के नाते आज भी मेरे घर में पानी का नल नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सलाल से आता हूँ, बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए हैं, हमारे डायरेक्टर महोदय 3 बार वहाँ का प्रोग्राम करके आए हैं। हमने कई बार अनुरोध किया, PWD एजेंसी एक रोड बना रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे विधायक चौधरी एजाज अहमद खान जी आते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि कौन सी राजनीति हो रही है। हम देश के प्रधानमंत्री जी को कोसें, MLA को कोसें, मंत्री PWD के मंत्री को कोसें। अब ये बताइए, जो डेली वेजर के ये जो मुद्दे हैं, ये अभी तक पेंडिंग है, अब इसमें कसूर किस किस का देखते हैं आप? जम्मू कश्मीर के अंदर जो 5 लोग बिठाए गए हैं, सेक्रेटरी साहब, चीफ इंजीनियर्स और DDO, जो डिवीजनों के DDOs हैं, और चीफ इंजीनियर साहब हैं, और जो 4 सेक्रेटरी गवर्नर हाउस में बिठाए गए हैं, सबसे पहले उन लोगों को निलंबित करना चाहिए। जिन लोगों को जो कुर्सियां दी गई हैं, वो उन कुर्सियों के ऊपर बैठने के काबिल नहीं हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है और LG मनोज सिन्हा साहब से अनुरोध है कि ये लोग हमारे फेवर की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि भाई इलीगल हैं। हम जानना चाहते हैं कि इलीगल क्या है और लीगल क्या है। ये हम आज हम लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 25 जो विधायक जो बोरी बिस्तरा बांध कर सो गए हैं, जो बिलों में छपे हुए हैं। क्या रविंद्र रैना जी का एक स्टेटमेंट आज से 20 दिन पहले आया था, उन्होंने कहा था कि बैक टू विलेज से पहले प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले डेली बेसिस की जो भी मांग है उसके ऊपर जो विचार होना चाहिए और LG साहब को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि बाकी के जो विधायक बैठे हैं
जो एनसी के विधायक बैठे हैं, जो कांग्रेस के विधायक बैठे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने पेड़ पौधे लगाए हैं। सामने नहीं आ रहे, ज्यादातर नेता आपके पक्ष में नहीं आ रहे, छुपे हुए हैं, सब घर में छुपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर को लूटा है, अहम भूमिका निभाई है जम्मू कश्मीर को जम्मू में लूटने के लिए। जम्मू के राजनेताओं का सबसे बड़ा हाथ रहा है, दिल्ली वेजर को तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के लीडरों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। हम पूछना चाहते हैं राष्ट्रभक्त लोगों के साथ क्या है। आपने सुना मनोज सिन्हा साहब का स्टेटमेंट था कि भाई आप बंदूक छोड़िए, आप बंदूक छोड़िए, हम आपके व्यवसाय की कुछ बात करेंगे। हमारे जम्मू के एक नेता बोल रहे थे भाई आतंकवादियों के बच्चों का क्या होगा। उनको बहुत फिक्र है कश्मीर के अंदर, जो जिस तरीके से वो राजनीति करने जब बहकावे में जा रहे हैं, कश्मीरी उसको कभी हल्के में लेने वाला नहीं है। आप जम्मू के हित की सोचिए, जम्मू के स्वाभिमान की सोचिए। जम्मू के स्वाभिमान की बात करते हैं, जब इलेक्शंस आता है सब लोग अपनी अपनी ढोल पिट्ठू मुरली लेकर आ जाते हैं। हाँ भाई हम ये करेंगे, हम पूछना चाहते हैं रविंदर रैना साहब हमारे एक बैठे हैं, देवेंद्र सिंह राणा साहब हैं, जम्मू प्रोविजनल के प्रेसिडेंट हैं, उनकी क्या राय है? क्यों नहीं बोलते दिल्ली वेजर के पक्ष में? वो श्यामलाल शर्मा जी कहाँ सोए हुए हैं? पिछले 2 साल पहले उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली वेजर्स के लिए आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं बीजेपी में जाकर। अगर बीजेपी में जाकर आप बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो कांग्रेस में क्या था? कांग्रेस ने आपको कोई सुविधा नहीं दी। आज चौधरी एजाज अहमद खान कांग्रेस ने बनाया, आज अपनी पार्टी लेकर आ गए। हम पूछना चाहते हैं ये राजनेता क्या साबित करना चाहते हैं? इनको अपनी पार्टियों की फिक्र, अपनी कुर्सियों की फिक्र है, अपने परिवार की फिक्र है। ये अपनी फिक्र छोड़ें और दिल्ली वेजर्स के मुद्दे के लिए आगे आएँ। चलिए ये नहीं बोल रहे, लेकिन हमने देखा कि आपकी ही अलग अलग संस्थाएं हैं। पीएचई विभाग में जो डेली वेजर हैं या फिर स्थायी कर्मचारी हैं, उनकी अलग अलग संस्थाएं हैं, और हमने देखा है कि एक दूसरे के साथ उनका कहीं ना कहीं विवाद ही चलता रहता है। एक कुछ स्टेटमेंट जारी करता है और दूसरी जो संस्था का नेता है वो उसे क्रॉस कर देता है, उसे खारिज करके अलग स्टेटमेंट जारी करता है, और लगातार ये सामने आता है कि दोनों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं भिन्न है, अलग अलग है, और विरोध भी एक दूसरे का करते हुए दिखते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि आपका मुद्दा वहाँ नहीं पहुँच सका या फिर हल नहीं हो पा रहे आपके ज़्यादातर मुद्दे आप ही की कमजोरी के कारण? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि एक गुलिस्तान जो चैनल चल रहा है वो बार बार दिखा रहा है कि पीएमओ मंत्री ने केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी किया है जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट को कि भाई आप बताइए कि इनकी संख्या बल क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बात आपको साबित करना चाहता हूं कि कुछ जो विवाद है अलग अलग संस्थाओं में आप ही की नहीं, विवाद का इशू कोई नहीं है। आपने देखा कि जम्मू के अंदर कितनी बड़ी एजिटेशन हुई और किन लोगों ने एजिटेशन करवाई, आपने ये भी देखा होगा। और जो आज हम एजिटेशन लड़ रहे हैं वो आपने देखा होगा जम्मू के अंदर किस तरीके से वो एजिटेशन लड़ी जा रही है, रियासी के अंदर किस तरीके से एजिटेशन लड़ी जा रही है। कोई तोड़ नहीं, कोई फोड़ नहीं। जो लोग इस स्थिति में जाना चाहते थे उनको हमने बंद करके रखा है, बिल्कुल बंद करके रखा है। और हमारे डेली वेजर नौजवान साथी, मैं सबसे बड़ी दावत दूंगा जो हमारे होशियार सिंह जी, रवि हंस जी, राकेश जी, जो जम्मू के अंदर इस लीडरशिप को चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, और ग्राउंड वर्क में मेरी जितने भी मेरे साथी आए हुए, मेरी टीम रियासी के, माहौर के, चसाना के, बुद्धन के, आपने देखा होगा कि सबसे अहम भूमिका जो डेली वेजर निभा रहा है। जहाँ तक विवाद की बात है, विवाद की बात का कोई इशू नहीं है। कल कटरा सब डिवीजन के अंदर हमारा प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर हमारे काफ़ी संख्या में जो हमारे कार्यकर्ता थे वहाँ पर आए थे। स्थायी कर्मचारी आपके साथ हैं? देखिए, स्थायी कर्मचारी को सरकार सारे बेनिफिट दिए हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों की जहां तक बात की जाए तो सरकारी कर्मचारी भी सरकार को डिब काम जम्मू को नोटिस कर दिया है कि अब हम काम करने के काबिल नहीं है, हमारी संख्या बल नहीं है। हम ये पिछले 20 दिनों से कह रहे हैं कि जो स्थायी कर्मचारी है वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्या वो काम चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, हमारे साथ हैं, नहीं है। अगर हैं तो वो फ्रंट फुट पर आएँ, अगर वो नहीं है, दिल्ली वेजर्स अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। जिस तरीके से भी होगा दिल्ली वेजर्स अपनी लड़ाई लड़ेगा, दिल्ली वेजर पीछे जाने वाला कदापि नहीं है। चलिए अब आपके मुद्दों की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्लैरिटी के साथ जो आपके तमाम मुद्दे हैं वो जनता तक भी पहुँचे और सरकारों पर भी दबाव बने। तो प्रमुख टू द पॉइंट, क्या आपके वो 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर आप हड़ताल पर गए हुए हैं? देखिए, सरकार कहती कुछ और करती कुछ है। हमारे पूर्व के उपराज्यपाल महोदय गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने हमारे साथ एक, जो हमारे प्रमुख लोग जम्मू प्रांत के हैं, उनके साथ एक बात हुई थी कि भाई ऐसा करो, आप स्ट्राइक वापस ले लो और जो आपकी जायज़ डिमांड है, जो आपकी जायज़ मांग है, हाँ इस साल फरवरी की बात है, तो 20 अप्रैल तक आपके इन मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते पूरा देश और पूरा विश्व इस संकट में आ गया और एलजी भी चेंज हो, और एलजी साहब भी हमारे चले गए, उनका तबादला किया गया। तो आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी काम हो रहे हैं तो डेली वेजेस के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हुई? हम पूछना चाहते हैं।
आज के जो हमारे सिन्हा साहब जी आए हैं उनको सबसे बड़ी गलत जानकारी दी गई। आप भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर की सारी मीडिया जानती है कि अलजी साहब ने अपने मंच से कहा था कि 1,60,000 आदमी जो कैजुअल वर्कर जम्मू कश्मीर का है उन्हें बताया गया। हम जानना चाहते हैं कि जो ये सभी डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट्स की, 1,60,000 तो ये सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा फ्रॉड जो मुख्य सचिव साहब BR सुब्रमण्यम जी कर रहे हैं, जहाँ सेक्रेटरी कर रहे हैं, जहाँ चीफ आप इंजीनियर कितने कहते हैं कितने डेली वेजर्स हैं तमाम विभागों में जम्मू कश्मीर में? 61,000 61,000 61,000 में भी कुछ मेरा जहाँ तक अनुमान है। सभी विभागों की बात कर रहे हैं या सिर्फ PHE विभाग? सभी विभागों की बात कर रहे हैं, सभी विभागों तो की ये बात कर रहे हैं। 1,60,000 का आंकड़ा कहाँ से आया? हम पूछना चाहते हैं जो सेक्रेटरी जो उस सेक्रेटरी के अंदर बिठाए गए हैं, जो कुर्सियां दी गई हैं, वो घर की कुर्सियां लेकर नहीं आए हैं, वो जनता जनार्दन की कुर्सियां हैं और जनता ने बड़े विश्वास के साथ उन कुर्सियों को दिया है। तो अगर ये झूठे फैसले आप मानेंगे एक महामहिम को इसकी इतनी बड़ी गलत जानकारी दी गई तो इसका पात्र कौन होगा? ये कौन लोग हैं? ये क्या वही लोग हैं जो अपनी दुकानों में बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं अपना, और आपके विभाग में भी उनका नाम चल रहा है? क्या ये वही आंकड़ा इसीलिए इतना ज़्यादा हो रहा है? 2016 में हमने DDO रियासी से और हर डिपार्टमेंट हर विभाग के अंदर आपकी पत्रकारिता के माध्यम से कहा था कि हर विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर्स अहम भूमिका निभाता है। कोई भी विभाग होगा जूनियर इंजीनियर्स अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जूनियर इंजीनियर्स ने सबसे बड़ी धांधली की है। आज हमारा कहना हमारा मानना ये है कि DC रियासी के साथ हमारी बात हुई थी कि इसकी वेरिफिकेशन होगी। DC रियासी ने हमारे साथ अनुबंध किया था। हम जानना चाहते हैं कि जो लोग ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, जो लोग काम करते हैं, कहीं वो पीछे ना रह जाएं और अफसरशाही के बच्चे कहीं कल रेगुलाइजेशन ना मिल जाए। तो जांच शुरू हुई? इसके विषय में DC रियासी बता सकती हैं कि उन्होंने हमें बुलाया नहीं और हम गए नहीं। जांच कौन करेगा ये जांच? इसके बारे में DC मैम जो टीम तय करेंगी वो हमसे बहुत समझदार हैं और जिला प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ी सेवा दे रही हैं वो रियासी के अंदर। आपने इसका क्रॉस चेक नहीं किया या पता नहीं करवाया कि जांच शुरू हुई है नहीं? क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट मुद्दा कहीं ना कहीं ये है, जब तक सही संख्या नहीं पता चलेगी तब तक कहीं ना कहीं मुद्दा भी हल होने वाला नहीं है। देखिए ये हर डिवीजन का मुद्दा है, खाली रियासी डिवीजन का मुद्दा नहीं है। और इस मुद्दे को लेकिन अपने अपने जिले में जो जिला अध्यक्ष हैं या फिर विभाग के उच्च अधिकारी हैं वही इस मुद्दे का हल करेंगे ना? देखिए हमने हर डिवीजन्स के अंदर जो हमारा अनुरोध है सभी साथियों से कि भाई आप सबसे पहले जो क्लियरिटी हमारी बात है, आज सिन्हा साहब 1,60,000 आदमी के लिए बोला, तो हम पूछना चाहते हैं कि कल ऐसा ना हो कहीं कि 1,60,000 आदमी कहाँ से आया जो ग्राउंड वर्क करता है। आज PWD देखो, PHE देखो, PDD देखो, एग्रीकल्चर देखो, फ्लोरिकल्चर देखो, एजुकेशन देखो, सब लोग कान पर हाथ धरे खड़े हैं। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर्स लोग लगाए गए हैं। तो कांग्रेस और NC की आप बात करते हैं, सबसे बड़ा घोटाला किया है NC और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में लूटने के लिए। कांग्रेस और NC का सबसे बड़ा रोल रहा है। इसी को मद्देनजर में रखते हुए हम देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं। और मैं PMO मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, आपके चैनल के ऐसे में हम बार बार कोसते भी हैं, हम भी कोसते हैं उनको। आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी का पक्ष लेते हैं, बीजेपी का पक्ष लेने का सवाल ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा पक्ष लेते, मैंने कहा कि सत्ता कहीं ना कहीं उनके जरिए चलाई जा रही है, लेकिन आप पुरानी पार्टियों को ही लगातार कोसते हैं, जबकि कहीं ना कहीं कसूर तो उन्हीं का है। जब ये मामला शुरू तो वहीं से हुआ, लेकिन आप लगातार उन्हीं को कोसते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के बचाव में आप दिखते हैं, जबकि आपकी दूसरी संस्था के जो लोग हैं वो मौजूदा जो जिनके थ्रू सत्ता चल रही है वो उनको लगातार उनके खिलाफ बोलते हैं। अगर किसी ने किसी का खाना खाया है, किसी का पानी पिया है, उसका हिसाब उसको देना है। हमने ना तो किसी का खाना खाया, ना ही हमने पानी पिया है। डेली बेसिस अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। अगर स्थायी कर्मचारी आते हैं मोस्ट वेलकम, अगर नहीं आते हैं तभी मोस्ट वेलकम है। तो मुझे अब ये जानना है आपसे कि जो रियासी का आंकड़ा है PHE विभाग का, क्योंकि शायद आपको बाकी विभागों की ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, कितने डेली वेजर्स हैं और जो आपकी नॉलेज में हैं, क्योंकि आप प्रधान भी हैं, जो ये यूनियन बनाई गई है, यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया या इससे पहले जो आपकी संस्था थी, तो कितने जो कर्मचारी हैं जो डेली वर्क करते हैं और कितना आंकड़ा इनके द्वारा पेश किया जाता है? देखिए पिछले एजिटेशंस में हमारी जो बात हुई थी तो हमारे SC साहब जो हैं उनका एक रिपोर्ट कार्ड आया था DC मैम रियासी थ्रू, उन्होंने हमें बताया, उसकी जानकारी दी कि रियासी डिवीज़न के अंदर 629 लोग काम करते हैं। रियासी डिवीज़न की बात की जाए तो 859 आदमी को ये पे देते हैं। जब आज DC मैम रियासी के साथ बात हुई चंद दिन पहले, तो इसके ऊपर हमारे DDO बताते हैं भाई 680 आदमी हैं। हम पूछना चाहते हैं जहाँ DDO को गलती हो रही है, जहाँ हमें गलती हो रही है, जहाँ SC साहब को गलती हो रही है, गलती कहीं ना कहीं है। हम ये जानना चाहते हैं जो ग्राउंड वर्क काम कर रहा है,
जो फील्ड में काम कर रहा है, जो जेन्युइन डिमांड्स लेकर आदमी आ रहे हैं, अगर आज भी न्याय नहीं हुआ कब होगा? न्याय कब होगा? हम पूछना चाहते को हैं। क्यों नहीं सुधारा जा रहा है इन अधिकारियों को? कौन सुधारेगा? हमने मांग रखी, हम पिछले 4 साल से 3 साल से 2 साल से कह रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मीडिया ऐसी है जो हमारा पक्ष भी नहीं लिखती है, बहुत सारी मीडिया है जो हमारा पक्ष नहीं लिखती है। हम कोई भाजपा के अधीन नहीं है, हम कोई कांग्रेस के साथी नहीं है, हम एनसी या पीडीपी के साथी नहीं, ना हमारा किसी के साथ कोई व्यक्ति भाव या जाति भाव है। हम पूछना चाहते हैं कि डेली वेजेस के साथ आखिर इतना अन्याय हुआ, इतना जुल्म हुआ, कसूरवार आखिर कौन है? कौन सा गुनाह किया हमने? नहीं सुनी जा रही है, आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती। देखिए, आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं, जो चिट्ठियां पीएमओ मंत्री से कह रहे हैं कि लोग फेसबुक व्हाट्सएप जो भी चल रहा है, वीडियो लोग अपलोड कर रहे हैं, भाई वो वहाँ से आ गया, वो वहाँ से आ गया, तो इसके पक्ष में हम ये जानना चाहते हैं कि मनोज सिन्हा जी को अच्छी जानकारी दी जाए, स्पष्टीकरण दिया जाए, उसमें कितने लोग रेगुलाइजेशन के लिए आते क्या हैं। आपका कोई प्रतिनिधि मंडल मिला है अभी तक या मिलने की कोशिश है? देखिए, जहाँ तक हमारे जो फ्रंट के हमारे अधिकारी हैं जम्मू के, उन्हें मुख्य सचिव साहब ने बुलाया भी था। तो सबसे गंभीर बात मैं बता रहा हूँ कि हम 70 महीने की तनख्वाह की बात करते हैं, 50 महीने तनख्वाह की बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया कि आपकी 17 महीने की तनख्वाह बाकी है। सेक्रेटरी साहब 17 महीने की बताते हैं, हम 55 महीने की मांगते हैं, कोई डिवीजन 70 महीने की मांग रहा है, कोई 60 महीने की मांग रहा है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ तो देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कह रहे हैं, मैं उनका स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। तो गड़बड़ को ठीक करने वाला कोई नहीं दिखता है। कौन करेगा? ये इन लोगों की एक ही मंशा है। एनसी और कांग्रेस की एडमिनिस्ट्रेशन, जो छोटी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, सब एनसी और कांग्रेस की है। सरकार भाजपा की है, वो भाजपा को फेल करने में लगे हुए हैं और भाजपा उनको कोसने में लगी हुई है। जो पहले मैंने सवाल आपसे किया कि 5 मुद्दों को लेकर आप हड़ताल पर गए हैं, ये 5 मुद्दे कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचने चाहिए, टू द पॉइंट। क्या ये 5 मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्थायी नीति का है। जम्मू कश्मीर के अंदर 30 वर्षों से स्थायी नीति का कोई प्रमाण पत्र नहीं हुआ। हमने पहले भी, मैं हर चैनल के ऊपर बोलता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई सबसे बड़ा प्रभावशाली नेता रहा तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिबंध लगाया था 1994 में, और उसके बाद कितने जहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, कितने जहाँ के राज्यपाल रहे, किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की। उन्हें बात करने की ज़रूरत क्या पड़ी? फ्री ऑफ कास्ट में पिट्ठू मिले, सेवादारी करते रहे, पानी उनका चलता रहा, स्कीमें लूटी गईं, तो पैसा किसी ने मांगा नहीं। जो संगठन के अधिकारी थे, उन्होंने जितना संघर्ष जिस तरीके से वो कर सकते थे उन्होंने किया। 5 मुद्दे क्या हैं वो? सबसे बड़ा मुद्दा स्थायी नीति का है। दूसरा मुद्दा जो हमारा मिनिमम, कम से कम हमें क्या देंगे? वेतन। यूनियन टेरिटरी में बाहर क्या वेतन होता है एक अस्थायी कर्मचारी का, और आप भी क्या उतनी ही मांग कर रहे हैं? देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमान हमारे गृह मंत्री अमित शाह भाई जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को हम दोबारा राज्य देंगे। ये उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ था। तो यूनियन टेरिटरी की बात जहाँ तक है तो लद्दाख को पंजाब की दर्जे पर लगाया गया है, चंडीगढ़ की दर्जे पर लगाया गया है। कहने में, सुनने में यही आया है। तो जम्मू कश्मीर के लिए नीति क्या है भारतीय जनता पार्टी की, और मोदी साहब जम्मू कश्मीर को किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम 80,000 करोड़ पैकेज की बात करते हैं, 20,000 करोड़ पैकेज की बात करते हैं, 1500 करोड़ पैकेज की बात करते हैं। आखिर ये पैकेज ऐलान होते हैं, इन लोगों को मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं? चलिए, ये 2 मुद्दे आपके हुए, तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा ये रहा है कि हमारे जितने साथी डेली वेजेस काम के दौरान मृत्यु जिनकी हो गई है, तो उनके लिए सरकार की क्या नीति रही है? पहले तो हमारा था भाई SR 43 के तहत उन लोगों को नौकरी दी जाएगी जो स्थायी कर्मचारी होते थे। तो आज जो हमारा कैजुअल वर्कर बनाया गया है, इसका कहीं खाता आज तक जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन सरकार ने नहीं बनाया है। इसके बारे में सरकार की क्या नीति रही? चौथा हमारा जो मुद्दा रहा है, जो हमारे लोग आज रिटायरमेंट जा रहे हैं, सेवानिवृत्ति कर रहे हैं, तो जो लोग 60 वर्ष दे गए, तो 60 वर्षों के उपरांत में वो आज खाली हाथ जा रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी मांग है मिनिमम कम से कम 5 लाख रुपया उन लोगों को दिया जाए। चलिए, ये 4 मुद्दे, 5 लाख रुपए की मांग आप कर रहे हैं। जो हमारा 5वां मुद्दा रहा है कि 12 वोचर का इशू है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे मुख्य अभियंता साहब जब वहाँ से अलॉटमेंट भेजते हैं, जहाँ से हमारी बेजेज आती है, उसमें लिखते हैं कि जो मार्च 2016 से पहले जिन लोगों ने 12 महीने का बेजेज ली है, ये बेजेज उन्हीं को दी जाएगी। तो हम पूछना चाहते हैं कि DDO डिवीजनों के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी क्या राय है? अगर किसी ने 12 महीने की तनख्वाह नहीं ली, इसका मतलब है उसको वेतन नहीं देना है, तो वो DDO क्यों दे रहा है? चीफ इंजीनियर क्या कर रहे हैं
इसके ऊपर निष्पक्षता उन लोगों ने रखनी चाहिए। यूनियंस की लीडरशिप और यूनियंस के कार्यकर्ता अपना काम बखूबी कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी मांग है, हमारा अनुरोध है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशंस और जम्मू कश्मीर की जो नीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं वो फ्लॉप साबित हुए हैं अभी तक। इस वक्त तक जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के नेता रहे वो फ्लॉप हुए हैं। अब निकट भविष्य में क्या लगता है आपको कि आपका मुद्दा हल होगा? नेता आपकी सुनेंगे? कुछ ऐसी चहल पहल है एडमिनिस्ट्रेशन में या नेताओं में, भाजपा के खासकर नेताओं में कुछ कोशिश उनके द्वारा की जा रही है? हमारा मानना है कि अगर इसके बारे में जम्मू कश्मीर के जो सिन्हा साहब, हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, वो दिल्ली में समय जाए और दिल्ली सरकार से इसके ऊपर बातचीत करें। और जहाँ तक रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, रियासी से हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सेवक भी रहे हैं और बहुत ही बड़े कार्यकर्ता श्रीमान बलदेव राज शर्मा जी से हमारा अनुरोध है कि पूर्व के विधायक रहे हैं वो जहाँ के, और सबसे ताकतवर नेता भी रहे हैं। मेरा पूरी टीम की तरफ से अनुरोध है और वो इसके ऊपर काम भी उन्होंने शुरू किया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। उम्मीद है या उम्मीद कम है? नहीं, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी मेरे सभी साथियों से, जहाँ भी मेरे साथी सुन रहे हैं, जहाँ भी हमारा डेली बेसिस कहीं बैठा है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी सशक्त हैं और रियासी के अंदर दविंदर सिंह पूरी शक्ति के साथ हम डेली बेसिस के कार्यक्रम को लेके आगे जा रहे हैं। ना कभी झुके हैं, ना कभी झुकेंगे। आज कितने दिन हो गए हड़ताल? 28 दिन हो गए हैं। 28 दिन के उपरांत में आपने देखा है कि कोई भी ऐसी हलचल नहीं हुई है, कोई ऐसी भागदौड़ नहीं हुई है, कोई ऐसी रैली नहीं हुई है। आज देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, बड़ी प्रमुखता और पूरी विचारधारा के साथ काम कर रही हैं। तो और कितने दिन हड़ताल, आखिर कब तक हड़ताल जारी रहेगी? हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर का जो डेली बेसिस है वो तब तक पीछे नहीं जाएगा जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार या केंद्र की सरकार इसके ऊपर उचित फैसला लिखित में ना करे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री रामनवमी के ऊपर कहते हैं कि कैजुअल वर्कर्स को 60,000 कर्मचारियों को हम रेगुलाइजेशन देंगे या मिनिमम वेजेस एक्ट देंगे, तो उसके ऊपर वार्ता हम करेंगे। हमारे जम्मू की टीम, हमारा देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ बैठा है और भारतीय मजदूर संघ इसको पूरी नज़र लगाए हुए हैं। जब से आप हड़ताल पे हैं, पहले तो 3 हफ्ते के करीब लोगों को बहुत कम पानी मिला, तीसरे दिन पानी मिल रहा था। अब हालांकि हर रोज़ सुबह पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है। जब 2 टाइम भी पानी आता था तब भी लोगों को दिक्कत होती थी, तब भी शॉर्टेज होती थी। अब एक वक्त पानी उनको मिल रहा है, तो काफ़ी परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी जिला वासियों से, चाहे जितने भी हमारे साथी हैं, मेरा अनुरोध है और हम उनके बहुत आभारी हैं जिन्होंने 28 दिनों से हमारा सहयोग किया है, पूरा हमारा साथ दिया है। जिला इंतजामिया जो लोग बैठे हैं, हमें परेशान नहीं किया गया, पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया गया। जहाँ तक म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हमारे सुदेश पुरी जी बैठे हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे अमित भाई जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पूरे जितने भी जिला इंतजामिया लोग बैठे हैं वो डेली बेसिस के साथ है। एक आम नागरिक, एक बच्चा, एक बहन, एक बूढ़ा, सब जितने भी लोग हैं वो सब के सब लोग हमारे साथ हैं। जहाँ तक उन्हें पानी का जो नुकसान हुआ, हमने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया, लेकिन हम जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशंस और पीएचई के जो प्रमुख अधिकारी थे, हम उन्हें बताना चाहते थे कि जनता का आक्रोश क्या है, मजदूर का आक्रोश क्या है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूनाइटेड फ्रंट डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रेसिडेंट दविंदर सिंह जी, जिन्होंने तमाम अपने मुद्दों को भी यहाँ बताया और बताया कि पिछले कई हफ्तों से ये हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक जो सरकार है, जो प्रशासन है, इनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंची है और इनकी सुध नहीं ली गई है। हालांकि इन्होंने कहा कि हड़ताल इनकी रुकने वाली नहीं है, हड़ताल इनकी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। रियासी जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट के साथ। फिलहाल नरेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।